Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 16 regarding the course Cost Accounting MGT 231. So now we have just going to start the chapter number 7 regarding direct cost variance and management control. Or in the previous lecture what we have studied is the process costing. कि process costing हमने कैसे करनी है, किस तरह process इसको manage करना है और process costing में क्या-क्या चीजें involve होती हैं. उसके अंदर हमने cost of production reports भी बनाई थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि पहले equivalent units थे, then हमने उसके बाद उसकी overall costing निकालनी, costing के बाद हमने उसके equivalent units per unit निकालने थे, and then transferred in and transferred out will be settled. वो हमने लास्ट टाइम हमने किया था. बट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अनदर थिंग के मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और वेरिएंसेस होते क्या हैं. देखिए हम लोग अभी इसमें चल रहे हैं स्टेप वाइज. पहले हमने देखा कि हाँ जी ये होती है कॉस्टिंग, फिर हमने देखा इसकी टर्म्स क्या होती हैं, देन हमने देखा कि इनकी एंट्रीज क्या होती हैं, क्या क्या अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं, देन उसके बाद हमने देखा कि इन एंट्रीज के लेजर्स कैसे बनते हैं, फिर हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के टेबल्स कैसे बनते हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स के हाँ जी अब हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ही बना ली, तो अगर अब वेरिएंसेस आए कि किसी चीज की एस्टिमेशंस कुछ थी और एक्चुअल कुछ और आया, तो उन वेरिएंसेस को हमने कैसे और किस तरह से डील करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी हमारे आगे लेक्चर नंबर 16, दिस वन, 17, 18 एंड 19. दीज आर टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वेरिएंसेस, कि ये वेरिएंसेस को डील करेंगे कि वेरिएंसेस कैसे होते हैं. अब वेरिएंसेस किसी तरह के भी हो सकते हैं, मींस इन एनी टाइप ऑफ फॉर्म के वेरिएंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं. अब वेरिएंसेस जब भी एग्जिस्ट करते हैं एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वेरिएंसेस मींस कि व्हेन यू हैव अप्लाइड समथिंग एंड एक्चुअल इज समथिंग, यानी उस टाइम एक्चुअल कुछ और है, अप्लाइड कुछ और है. जब भी इन दोनों में डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तो याद रखिएगा देयर एग्जिस्ट अ वेरिएंस. वहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा होगा. और जब वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा होगा दैट मींस कि वहां पे वेरिएंस सामने आ रहे हैं. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरिएंस, तो वेरिएंस को हमने देखना है कि किस वेरिएंस को हमने कैसे डील करना है और कैसे पता लगता है कि कितना वेरिएंस आया है, किस तरह का वेरिएंस है जो एग्जिस्ट कर सकता है और किस तरह का वेरिएंसेस हैं जो हमारे सामने नजर आ सकते हैं. तो जब हमने वेरिएंसेस को देखना है तो याद रखिएगा कि हमने वेरिएंसेस में ईच एंड एवरी डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंस भी देखने, लेबर वेरिएंस भी देखने और ओवरहेड वेरिएंस भी देखने. तो these 4 lectures are totally dedicated towards these chapters, that is 7 and 8, that we are going to cover in this सेक्शन. ठीक है, तो अब हमने वेरिएंसेस को देखना है कि वेरिएंसेस कैसे मूव होते हैं. जो हम लोग कहते थे ना ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड, हाउ दिस ओवर अप्लाइड एंड अंडर अप्लाइड हैपेंस, कैसे ये अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड हो जाता है, क्यों हो जाता है, किस तरह हो जाता है और किन बेसिस पे होता है और किस वजह से होता है. तो दैट वी आर गोइंग टू सी के वेरिएंसेस इसमें क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और किस तरह से ये वेरिएंसेस सामने आ रहे हैं. तो इसलिए इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कवर इट इन फर्दर डिटेल, कि हम लोग इसे फर्दर डिटेल में हम देखेंगे कि हमने एक एक चीज को स्टेप वाइज देखेंगे कि कहां कहां तक ला रहे हैं और किस किस लेवल पे लाई कर रहा है. सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द टॉपिक हमारे पास था डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंस एंड मटेरियल कंट्रोल. So that is related to a flexible budget. When we are talking about a flexible budget, that means we are talking about the direct cost variance and management control, and that is chapter number 7 from cost accounting managerial influence by 14th edition Horngren. Horngren की बुक है ये. Chapter number 10 managerial accounting 12th edition by Garrison. यानी managerial accounting and chapter cost accounting both we are following. These are the 2 reference readings. You can easily read them out over there. रीडिंग जितनी करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में उतना बेहतर है, जितना बुक कंसल्ट करेंगे उतनी अच्छी होगी, इतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होंगी इसमें. तो डू कंसल्ट अ बुक. विदाउट बुक आप कॉस्ट अकाउंटिंग को नहीं क्लियर कर पाएंगे. दैट इज द इशू विद इट, कि आपने इसमें प्रैक्टिस देखनी पड़ेगी और आपको इसमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज एवरीथिंग कुडंट बी कवर्ड बाय द स्लाइड. मैं उसे बोल लेता हूं, मैं जो बुक में लिखा होता है चीजों को बोल लेता हूं, बट जो बोलने वाले को अगर आप रेपिटेशन चाह रहे हैं तो यू हैव टू कंसल्ट द बुक. आपको उसमें कंसल्ट करना पड़ेगा बुक को. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक Learning objectives. Explain how direct material standards and direct labor standards are set. किस तरह direct labor और direct material के standards set किए जाते हैं. Compute the direct material price and quantity variance. क्या direct material price and quantity? देखिए direct material की price में भी variance आ सकता है, quantity में भी variance आ सकता है, दोनों चीजों में variance exist कर सकता है. Material price में कैसे variance है कि आज price कुछ थी, stand price और कुछ थी, market गए actual price कोई और मिली. मटेरियल हमने इतना मंगवाया था, आया कुछ और, दैट मींस वेरिएंस आ गया.
compute direct labor rate and efficiency variance. Now there is exist an efficiency variance and there exists a rate variance कि wages rate differ कर रहे हैं या efficiency rate जो है वो differ कर रहे हैं, and explain their significance, और उसके हम साथ क्या करेंगे, significance explain करेंगे. Compute the variable manufacturing overhead, क्या करेंगे हम, variable manufacturing overhead spending and efficiency variance, कि यानी हमने variable manufacturing overhead भी manage करने हैं और ही spending efficiency variance भी साथ ही manage करना है. Understand how balance scorecard fits together and how it supports the company strategy, कि balance scorecard किस तरह इसमें fit होता है और उसको company strategy में क्या काम करता है. Compute delivery cycle time throughput time and the manufacturing cycle efficiency, जिसे कहते हैं हम MCE, manufacturing cycle efficiency, that we are going to study कि किस किस्म का concept है और ये कैसे work करता है, how this concept is going to work, ये कैसे concept जो है वो overall work करेगा. Prepare journal entries to record standard cost and variances, के variances को हमने कैसे record करना है और journal cost को हमने कैसे record करना है, that we are going to see both, कि इन दोनों में हमने दोनों चीजों को सामने जब रखेंगे तो तब हमारे सामने क्या चीजें include होंगी. So that means हमने journal entries में से पास करनी for the variances and for the स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट की कैसे हमारे पास आएगी ओवरऑल एंट्री और वेरिएंसेस की हमारे पास कैसे एंट्री एग्जिस्ट करेगी. दैट वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से ये हमारी एंट्रीज एग्जिस्ट कर सकती हैं. नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह से होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएंस, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड. अब एक्सपेक्टेड डजंट मीन दैट इट मींस ऑलवेज बी एक्सपेक्टेशन. बजट इज योर एक्सपेक्टेशन. क्या चीज है आपकी एक्सपेक्टेशन, बजट इज योर एक्सपेक्टेशन. कि जब हम बात करते हैं बजट की तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशंस, कि ये हमारे पास बजट है, दैट मींस बजटेड आर, एक्सपेक्टेड आर, एक्चुअल आर समथिंग डिफरेंट. हम जो भी चीज एक्सपेक्टेड की तरफ लेके जाएंगे वो एक्चुअली बजटेड की तरफ जाएगा. वो management by exception, the practice of focusing attention on areas not operating as expected, यानी practice of focusing attention on areas not operating as expected, यानी कि उनकी तरफ फोकस लेके आना है जो एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे. जो चीज एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतर रही, ऑब्वियसली देयर इज एन इशू विद इट, कि वहां पे हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर क्या चीजें इश्यूज इन्वॉल्व है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर विद द सर्टेन एक्सपेक्टेशन कि मेरे 80% मार्क्स आएंगे, तो दैट मींस दैट इज योर एक्सपेक्टेशन. इफ यू गॉट द मार्क्स ऑफ 65%, दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर एक्सपेक्टेशंस एंड एक्चुअल. दोनों में कितना एक्सपेक्टेशन है, अचीवमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड अचीव नहीं हो रहा है या बजटेड अचीव नहीं हो रहा. तो वी हैव टू पे अटेंशन कि यार क्यों वजह है, क्या रीजन है, क्यों ये इस तरह की चीज हुई है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, और क्या रीजन इसमें बीच में एग्जिस्ट कर सकती हैं. स्टैटिक मास्टर बजट ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं हमने चैप्टर नंबर 12-13 में, कि यहाँ पे स्टैटिक मास्टर बजट क्या होता है, इज बेस्ड अपॉन आउटपुट प्लान्ड एट द स्टार्ट ऑफ बजट. किस पे बेस कर रहा होता है, कि आउटपुट कितनी सेट की गई है एट द स्टार्ट ऑफ बजट, कि एट द स्टार्ट ऑफ द बजट कितनी आउटपुट है और कितनी आउटपुट सेट की गई है. हाउ मच आउटपुट इज बीइंग सेट, कि कितनी आउटपुट सेट कर चुके हैं, यानी कितनी आउटपुट हमारी सेट हो चुकी है. दैट वी आर गोइंग टू सी कि कितनी आउटपुट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है. फर्दर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, स्टैटिक बजट वेरिएंस जिसे कहते हैं लेवल ओ, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैटिक बजट अमाउंट. यानी स्टैटिक बजट वेरिएंस में क्या है कि जितनी भी एक्चुअल अमाउंट है और स्टैटिक बजट में कितना डिफरेंस आया है, उसे कहते हैं लेवल ओ. क्या कहते हैं उसे हम, लेवल ओ, कि ये कहलाता है लेवल ओ, यानी ओ ऑर्डिनरी पे आता है कि ऑर्डिनरी लेवल पे आता है ये. दैट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैटिक अमाउंट. फेवरेबल वेरिएंस क्या होता है, that means has an effect on of increasing operating income relative to the budgeted amount. क्या मतलब हुआ, favorable variance has the effect of increasing operating income, has the effect of increasing operating income relative to the budget amount. किससे relative to the budget amount है, कि जितनी भी increasing operating income है, how much they are relative to the budget amount, कि कितना ज्यादा ये लोग budget amount से relate कर रहे हैं. ठीक है ना, तो यानी हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग इनकम रिलेटिव टू बजट अमाउंट, की कितनी रिलेटिव टू ये बजट अमाउंट जा रही है. ठीक है ना, यानी कि हैज द इफेक्ट. या यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब भी हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस है, इसका मतलब है दे आर इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग इनकम. किसकी तरफ जा रहे हैं ये, टुवर्ड्स इंक्रीजिंग ऑफ ऑपरेटिंग इनकम. जाहिर बात है कि जब भी आप ऑपरेटिंग इनकम पे जा रहे हैं, या यूं समझ लें कि आपने ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, कम खर्चा हुआ, तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज होगी रिलेटिव टू बजट अमाउंट. वो चीज हमेशा क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज फेवरेबल वेरिएंस. क्या कहते हैं उसे हम,
फेवरेबल वेरिएंस है। अनफेवरेबल वेरिएंस क्या होते हैं? अनफेवरेबल वेरिएंस हैज एन इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग। अब यहां पे नेगेटिव आ गया कि ऑपरेटिंग इनकम क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं रिलेटिव टू द बजट अमाउंट। किससे रिलेटिव हो? रिलेटिव टू द बजट अमाउंट की जितनी भी आ रही है उस बजट अमाउंट से वो ओवरऑल डिक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम लेके आ रही है। एंड वेन एवर देयर एग्जिस्ट अ डिक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम तो दैट मीन्स कि दैट इज अनफेवरेबल वेरिएंस। क्या है वो? अनफेवरेबल वेरिएंस है। वेरिएंस में स्टार्ट आउट एट द टॉप विद द लेवल ओ एनालिसिस, यानी कि वेरिएंस कहां से स्टार्ट होता है? विद द लेवल ओ स्टार्ट होता है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनालिसिस, अ सुपर मैक्रो व्यू ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, यानी कि बिल्कुल टॉप पे देख रहे होते हैं हम, उसके अंदर निटी-ग्रिटीज में नहीं जा रहे होते, सिर्फ टॉप पे पता लगता है कि हाँ जी इतना डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस इट्स अ लेवल ओ, यानी टॉप लेवल पे जब देखा जाता है तो वो लेवल ओ का होता है, यानी कि लेवल ओ पे कितना वेरिएंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। द लेवल ओ एनालिसिस इज नथिंग मोर देन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैटिक बजट ऑपरेटिंग इनकम, कि एक्चुअल बजट की इनकम कितनी थी और ऑपरेटिंग बजट की इनकम कितनी थी। दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग लेवल क्या नाम है डिफरेंस जो हमारे पास है, कि हम कहें जी सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम का डिफरेंस बताओ कि स्टैटिक बजट में कितनी थी और एक्चुअल में ऑपरेटिंग इनकम कितनी एग्जिस्ट कर रही है। तो दैट मींस कि हमने इन दोनों चीजों को सामने रख के देखना था। दैट इज लेवल ओ एनालिसिस इज नथिंग मोर देन अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैटिक बजट ऑपरेटिंग इनकम, कि एक्चुअल और स्टैटिक बजट ऑपरेटिंग इनकम में कितना डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। दैट वी आर गोइंग टू सी कि कितना है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनालिसिस। ये हाईएस्ट है, बहुत कहते हैं ना जिसे सरफेस एनालिसिस होता है। यहां जी देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू इनकम्स, के एक एक्सपेक्टेड और एक एक्चुअल इनकम में कितना डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। फर्दर एनालिसिस डीकंपोजेस ब्रेक डाउन द level O analysis down to its progressive smaller and smaller components. How much and where we off, यानी कि मतलब फर्दर में क्या करेंगे? हमने लेवल ओ एनालिसिस को डिवाइड करना है और उसके अंदर फर्दर हमने पेनिट्रेट करना है। क्या करना है उसके अंदर? हमने फर्दर पेनिट्रेट करना है। आंसर क्या होगा? हाउ मच वी वर ऑफ, यानी कि कितना ज्यादा, वर वी ऑफ यानी कि कितना ज्यादा हम अपने एक्चुअल रिजल्ट से, अपने एक्चुअल टारगेट से हिल गए हैं। हाउ मच हम कितना ज्यादा उस टारगेट से मूव कर गए। लेवल 1 2 3 एग्जामिन द लेवल ओ वेरिएंस, यानी कि 1 2 3 क्या करते हैं? लेवल ओ वेरिएंस को प्रोग्रेसिवली मोर डिटेल लेवल ऑफ एनालिसिस तक देखते हैं, यानी मोर डिटेल, ज्यादा डिटेल में हम जाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसे घुस के देखना चाह रहे होते हैं कि किस लेवल का ये लेवल ओ एनालिसिस एग्जिस्ट कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ लेवल ओ एनालिसिस दैट एग्जिस्ट। आंसर वर एंड व्हाई वी वर ऑफ, यानी कि अब हमने क्या करना है कि कहां से क्यों हम लोग मूव कर गए। व्हाई वी आर ऑफ फ्रॉम द टारगेट्स एंड वेयर वी हैव ऑफ फ्रॉम द टारगेट्स, यानी किधर से हम बजट से आउट हो गए। फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट आउट ऑफ द बजट, के कहां से हम बजट से बाहर निकल गए, कहां से हम बजट से बाहर निकल गए। लेवल 1 एनालिसिस इलस्ट्रेटेड। अब गौर से देखें यहां पे क्या है? यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट सोल्ड हुए? 10,000 हुए। यहां कितने हुए? अब स्टैटिक बजट कितना आ रहा है? यहां पे एक्चुअल रिजल्ट इतने हैं। स्टैटिक बजट वेरिएंस क्या आ रहा है जी? 2 1 -3। अब हमें क्या करना है? ये स्टैटिक बजट है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास? एक्चुअल बजट है, यानी दैट इज नोन एज हमारे पास स्टैटिक बजट एंड दैट इज नोन एज एक्चुअल रिजल्ट्स। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है? यानी इसका मतलब है हमने यूनिट्स क्या किए? कम बनाए हैं। जब कम यूनिट बनाए तो ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा होती है कम होती है? ऑब्वियसली कम होती है। तो जब कम होती है तो दैट मींस इट्स अ यू अनफेवरेबल वेरिएंस। रेवेन्यू कितना था? इतना आया, एक्चुअल में कितना सोचा था? 440। जारी बात है रेवेन्यू कम हुआ तो ऑपरेटिंग इनकम भी लो होगी, तो दैट मींस इट्स आल्सो बीइंग एन अनफेवरेबल। वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कितना था? यहां पे हमारे पास एक्चुअल में इतना लगा है, इतना हमने काउंट किया था, दैट मींस इतना हमारी बचत हो गई है। क्या हो गई? इतनी हमारी बचत है, दैट मींस फेवरेबल। डायरेक्ट लेबर आ गई 198,000 है, 192,000 है, यानी ये हम लोग के पास ज्यादा लेबर लग गई, तो इसका मतलब है दैट इज बीइंग अनफेवरेबल। देन अगेन मेरी वेरिएबल ओवरहेड्स 130,000 थे, हमने रखे कितने थे? 144,000, दैट इज अगेन फेवरेबल कि हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स बच गए, यानी हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स रिमेनिंग, यानी अभी भी रहते हैं हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स। देन अब यहां पे जब टोटल किया तो 950 यहां आ रहा है, 1056 यहां आ रहा था, दैट मींस इतने का हमारे पास फेवरेबल बजट आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास? इतना फेवरेबल चल रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 299 आ रहा है और यहाँ पे 84,100 का डिफरेंस आ रहा है और ये अनफेवरेबल है। क्यों? यहाँ 384 है, यहाँ 299 है, तो जाहिर बात है जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो उतना बेहतर होता है। ये ज्यादा ये कम है, दैट मींस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज अनफेवरेबल। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है हमारे पास? अनफेवरेबल है। अनफेवरेबिलिटी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर।
फिक्स कॉस्ट किधर जाते हैं, तो क्या आया 285,000 यहाँ थी, 276,000 यहाँ थी। तो जारी बात है क्या हुआ, यहाँ पे स्टैटिक बजट में 276 ही सोची थी, लेकिन हमारा खर्चा ज्यादा हो गया। तो जब खर्चा ज्यादा हुआ तो यहाँ पे 9,000 क्या कहलाएगा, अनफेवरेबल। तो ओवरऑल जब किया तो ऑपरेटिंग इनकम 114,000 आ रही थी, इसकी हमने 1,08,000 थी, तो इसका मतलब है इतना ज्यादा अनफेवरेबल आ रहा है। एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ अनफेवरेबल। ये बहुत बड़ी, ये कहते हैं ना ह्यूज अमाउंट की अनफेवरेबिलिटी है जो नजर आ रही है इसमें, कि देयर एग्जिस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनफेवरेबिलिटी, जो अनफेवर है या अनफेवरेबिलिटी नजर आ रही है। तो देयर एग्जिस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनफेवरेबिलिटी। तो 93,100 की अनफेवरेबल वेरिएंसेस आ रहे हैं। अब यहां नीचे देखें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज भी निकाली हुई है, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय हमने किससे किया हुआ, उसे रेवेन्यू से किया हुआ। टोटल रेवेन्यू से हमने डिवाइड किया हुआ, तो हमारे पास क्या आया हुआ है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आए हुए। क्या आए हमारे पास, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एवेल्युएशन, लेट ओ टेल्स द यूजर वेरी लिटिल और अदर देन हाउ मच, यानी कि लेवल ओ बहुत कम बताता है एज कंपेयर टू अदर लेवल्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाज ऑफ फ्रॉम द बजट, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, वो ऑफ फ्रॉम बजट, बजट से बिल्कुल बाहर था, वो बिल्कुल आउट ऑफ द लेवल ओ। आंसर द क्वेश्चन हाउ मच एंड वर वी ऑफ इन टोटल, यानी कि हम लोग क्या टोटल में बाहर निकल गए, यानी टोटल में अपने टारगेट से बिल्कुल ही आउट हो गए कि नहीं आउट हो गए। लेवल 1 गिव द यूजर अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, यानी लेवल 1 थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बढ़ा देता है। इट शोज विच लाइन आइटम लेट द टोटल ओ वेरिएंसेस, यानी कौन सी चीज है जिसने हमारे लेवल ओ वेरिएंस को सामने लेके आया या पैदा कर दिया है हमारे एनालिसिस के अंदर, यानी कौन सी चीज है जिसने ये वेरिएंसेस एग्जिस्ट करा दिए या ये जो वेरिएंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेवल 1 आंसर द क्वेश्चन वेयर वर वी ऑफ, यानी किधर पे हम लोग आंसर करें, वेयर वर, कहां पे, किस जगह, कौन से पॉइंट पे हम लोगों ने हमारी कॉस्ट आउट चली गई है, किधर से पॉइंट हमारे पास बाहर चली गई है, ठीक है ना। वेयर वर वी ऑफ, यानी कहां से हम ऑफ हो गए हैं। Now the flexible budget, already we have studied the flexible budget, हमने बहुत डिटेल में फ्लेक्सिबल बजट को देखा था। हम थोड़ा सा उसे ग्लांस दोबारा करेंगे, बिकॉज इन सब चीजों का रिलेशनशिप फ्लेक्सिबल बजट से बहुत ज्यादा है, और फ्लेक्सिबल बजट से जब बहुत ज्यादा, दैट मींस कि हमने यहाँ पे देखना होता है कि फ्लेक्सिबल बजट कितनी है। शिफ्ट द बजटेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट अप एंड डाउन बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑपरेटिंग बजट, यानी कि हम शिफ्ट करते हैं बजटेड रेवेन्यू और कॉस्ट को बेस्ड ऑन एक्चुअल रिजल्ट्स। किस पे बेस करते हुए, एक्चुअल रिजल्ट्स पे बेस करते हुए उसे हम अप एंड डाउन करते हैं। दैट इज नोन एज एक्टिविटीज, रिप्रेजेंट अ ब्लेंडिंग ऑफ एक्चुअल एक्टिविटीज। क्या करता है ये, ब्लेंड ऑफ एक्चुअल एक्टिविटीज एंड अ बजटेड डॉलर अमाउंट। किससे करता है वो, बजटेड डॉलर अमाउंट से, यानी ब्लेंड ऑफ एक्चुअल एक्टिविटीज एंड अ बजटेड डॉलर अमाउंट की जितनी भी ब्लेंड ऑफ एक्चुअल एक्टिविटी असल में जो काम हुआ है, एंड द बजटेड डॉलर अमाउंट की जितनी भी हमारे पास बजटेड डॉलर अमाउंट आई है। विल अलाउ फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेवल 2 एंड लेवल 3, ये किसी तरफ इशारा करता है, टूवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ लेवल 2 एंड लेवल 3, यानी इन दोनों की प्रिपरेशन की तरफ बात करता है कि इन दोनों को हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ लेवल 2 एंड लेवल 3 वेरिएंस के। हमने लेवल 2 और लेवल 3 वेरिएंस को ही सामने रख के फिर देखना है। आंसर द क्वेश्चन व्हाई वर वी ऑफ, पहले क्या था, वर वी ऑफ और नॉट, तो उसके बाद था वेयर फ्रॉम वेयर वर वी ऑफ और नॉट। अब क्या है, व्हाई वर वी ऑफ फ्रॉम दैट, यानी हमने व्हाई, वेयर एंड आर वी ऑफ फ्रॉम और नॉट, यानी पहले आइडेंटिफाई करना है क्या ऑफ हुए नहीं हुए, फिर किस जगह से ऑफ हुए और क्यों ऑफ हुए हैं। दैट वी आर गोइंग टू सी के इसमें हम लोगों ने कैसे चलना है। लेवल 2 इलस्ट्रेटेड, अगेन सी दैट लेवल 2 एनालिसिस। अब क्या है यहाँ पे, एक्चुअल रिजल्ट ये रहे, फ्लेक्सिबल बजट ये रहे, यानी फ्लेक्सिबल बजटेड ये रहा, एक्चुअल रिजल्ट ये रहा, सेल्स वॉल्यूम मेरी सारा और स्टैटिक बजट चाहिए। यूनिट सोल्ड 10,000 है, फ्लेक्सिबल भी 10,000 कह रहा था, ये कितना है 1.25 मिलियन और यहाँ क्या 1.2 मिलियन है। उसके बाद यहाँ पे अब देखें ये वाला कंपैरिजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर करें, फ्लेक्सिबल को, यहाँ पे कितना है डायरेक्ट मटेरियल 621,600, यहाँ कितना है 6 लाख आ रहा है, दैट मींस स्टिल अनफेवरेबल। 198,000 डायरेक्ट लेबर थी हमारे पास, यहाँ कितनी 160,000, तो दैट मींस इतने 38,000 की अनफेवरेबल है। देन वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग 130,000 है, यहां हमने फ्लेक्सिबल बजट में 120,000 थी, तो इसका मतलब है 10,500 हमारा अनफेवरेबल चला गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 950,100 है, यहाँ पे 8,80,000 है यहाँ पे, तो इतने का हमारे पास अनफेवरेबल बजट है। तो दैट मींस कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन देयर एग्जिस्ट, एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन का द ऑपरेटिंग इनकम इज हाईली अनफेवरेबल। क्या आ रही है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, हाईली अनफेवरेबल, यानी ये कहीं भी इसमें फेवरेबल नहीं है, बिकॉज इट्स हाईली बीइंग ऑन अनफेवरेबल साइड। अब फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस कितना आ रहा है, दैट इज 29,000।
और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ रहा है, दैट इज ऑफ 64,000। कितना फर्क आ रहा है उसमें, 64,000। तो टोटल स्टैटिक बजट वेरिएंस कितना है, दैट इज 93,100। यानी टोटल वेरिएंस कितना आ रहा है, दैट इज 93,100। तो उसमें से अगर अलग अलग करें कि फ्लेक्सिबल बजट की वजह से कितना वेरिएंस आ रहा है, दैट इज 29,100, और कितना सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की वजह से आ रहा है, तो दैट इज 64,000। कितना है वो, 64,000। बोथ अनफेवरेबल है तो डेफिनेटली ऐड होंगे। अगर एक अनफेवरेबल होता और एक फेवरेबल होता तो दैट मींस बोथ आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड। इन दोनों को हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देते। नाउ लेवल 3 एनालिसिस यू कैन सी ओवर हियर। Actual cost incurred, actual input quantity and actual price, actual input quantity budgeted price and flexible budgeted, budgeted input quantity allowed for actual output and budgeted price। यानी budgeted price और actual आउटपुट को दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल बजट। तो हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट क्या है, मटेरियल का 621, 600, 666, 000 एंड 6 लाख। यहाँ पे प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा है, यहाँ पे आपके प्राइस वेरिएंस क्यों आ रहा है, बिकॉज गौर से देखें ये चीज और ये चीज, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। फर्क कहां आ रहा है, बजट प्राइस की वजह से। तो जो डिफरेंस इन प्राइस है तो इसका मतलब है इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, प्राइस वेरिएंस। यहां पे देखें दोनों की प्राइस सेम है, लेकिन वहां पे एक्चुअल आउटपुट इनपुट क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पे बजटेड इनपुट क्वांटिटी। दैट मींस इट्स नोन एज एफिशिएंसी वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। जैसे क्या कहेंगे हम, एफिशिएंसी वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस, कि जितना हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा है या क्वांटिटी वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट वी कैन सी कौन सा हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। और जब हम इन दोनों को देख रहे हैं तो इसका मतलब है इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, दैट इज फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। उन दोनों को क्या कहेंगे हम, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस, कि ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंसेस है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर्स कितनी है हमारे पास, देखें 9,000 आर इंटू $22। अगेन वही एक्चुअल आर इनकर्ड आ रहा है, ये एक्चुअल आर इनकर्ड है, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है वो एक एक्चुअल है और एक बजटेड है। यहां पे आएंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे ओवरऑल 10,000 यूनिट्स इंटू 0.8 आर पर यूनिट, 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं, 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो हमने कहा जी 160, और यहाँ साथ ही $20 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज नोन एज प्राइस वेरिएंस एंड दिस इज नोन एज एफिशिएंसी वेरिएंस, और दिस इज नोन, द टोटल इज नोन एज ओवरऑल फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंसेस। क्या है वो, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। अब यहां पे देखें तो यहां पे जब हमने थर्ड पोर्शन में है तो 10,000 यूनिट से 0.8 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया था और 20 और से बजटेड था ना, तो हमने कहा जी इतनी कॉस्ट हमारे पास लगेगी। क्या है ये, हमारी इतनी कॉस्ट हमारी लगेगी। नाउ लेवल 3 वेरिएंस, ऑल प्रोडक्ट कॉस्ट कैन हैव लेवल 3 वेरिएंस। की हर प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या होगा, लेवल 3 वेरिएंस होगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर विल बी हैंडल्ड नेक्स्ट। ओवरहेड वेरिएंस आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन लेटर चैप्टर्स, यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हमने ये चीज डिस्कस करनी है। जो मैं अभी पहले आपको स्टार्ट में याद है ना कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं कहा था जी चैप्टर 8 इज आल्सो देयर, जी दैट इज द चैप्टर 8 जो मैंने यहाँ पे अभी आपको लिख के दिया कि दैट मीन दिस इज नोन एज चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हमने ये देखना है कि जिसमें हमने ओवरहेड वेरिएंस जो है वो अगले में देखेंगे। मटीरियल और लेबर को हमने इसी चैप्टर में हमने आइडेंटिफाई करना है। बोथ डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट लेबर हैव बोथ प्राइस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। दोनों में क्या चीज एग्जिस्ट कर रही होती है, प्राइस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, एंड देयर फार्मूला आर द सेम। यानी दोनों का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, सिमिलर तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होता है। वेरिएंस समरी आ गई है। अब यहां पे देखें स्टैटिक बजट वेरिएंस कितना है, 93,100 था, जिसे हमने डिवाइड किया तो फ्लेक्सिबल बजट में इतना आ रहा है, सेल्स वॉल्यूम की वजह से इतना आ रहा है। हमने फिर अलग अलग किया, सेलिंग प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस आ गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस आ गया, एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस आ गया। क्या आ गया हमारे पास, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस आ गया। तो यहां पे हमारे पास आया डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस अलग हो गया, एफिशिएंसी वेरिएंस अलग हो गया। यहां पे भी हमारे पास क्या आ गया, प्राइस वेरिएंस अलग हो गया, एफिशिएंसी वेरिएंस अलग हो गया। यानी दैट मींस वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी स्टेप्स रिगार्डिंग दिस वन, यानी इंडिविजुअल लाइन आइटम ऑफ लेवल 2। अब यहां पे क्या था, लेवल 1 पे स्टैटिक बजट था जो हमें पता लगा, फिर लेवल 2 पे हमने देखा फ्लेक्सिबल और सेल्स वॉल्यूम में कितना कितना डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, एंड देन वी आर कमिंग टुवर्ड्स द लेवल 3। दैट मींस इन द इंडिविजुअल साइड डायरेक्ट मटेरियल यानी हेड वाइज हमने देखना है कि कितना वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कितना वेरिएंस आ सकता है या कितना वेरिएंस आ गया है। लेवल 3 वेरिएंस आ रहा है प्राइस वेरिएंस फार्मूला। क्या प्राइस वेरिएंस फार्मूला देखें, एक्चुअल प्राइस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यानी क्या आएगा हमारे पास, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यानी जो भी एक्चुअल क्वांटिटी मींस इन अदर वर्ड्स अगर मैं इस फार्मूले को दोबारा रीराइट करूं तो ये बनेगा एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी एंड माइनस बजटेड प्राइस
इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, ओवरऑल कॉस्ट चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है हमारे पास, कॉस्ट चेंज हो गई है। एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है कि व्हेन वी टॉक रिमेन्स द सेम द प्राइस एंड रिमेन्स टुवर्ड्स द ओवरऑल बजटिंग, यानी अब यहां पे ये फार्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी आए, बजटेड क्वांटिटी आए, बजटेड प्राइस है, यानी कि प्राइस रिमेन्स द सेम, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो दैट मींस बजटेड प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी into budgeted quantity into budgeted price। नाउ वेरिएंस एंड जनरल एंट्रीज, अब किसकी तरफ मूव कर रहे हैं हम, वेरिएंस एंड जनरल एंट्रीज की तरफ मूव करें। ईच वेरिएंस में भी जनरलाइज, हर वेरिएंस हम क्या करेंगे, जनरलाइज भी करेंगे। ईच वेरिएंस हैज इट्स ओन अकाउंट, हम हर वेरिएंस को क्या करेंगे, उसका अपने अकाउंट को भी देखेंगे। फेवरेबल वेरिएंस आर क्रेडिट्स, अनफेवरेबल वेरिएंस एंड डेबिट, यानी कि फेवरेबल वेरिएंस को हमने क्या करना है, क्रेडिट करें, और अनफेवरेबल को डेबिट करते जाना है। वेरिएंस अकाउंट्स आर जनरली क्लोज इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जारी बात, हमने क्या कहा था, ओवर और अंडर अप्लाइड कहां जाएगा, ओवर और अंडर अप्लाइड कहां जाएगा, तो ओवर और अंडर अप्लाइड कहां जाएगा, दैट गोज टुवर्ड्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किससे जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ चला जाएगा। यानी कि आपके पास जो भी वेरिएंस अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी वेरिएंस अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, दैट वुड बी पोस्ट टुवर्ड्स द सीजीएस अकाउंट, यानी किसी तरफ मूव कर देंगे, उसे हम सीजीएस अकाउंट की तरफ मूव कर देंगे। देन मूविंग टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, किसकी तरफ मूव कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बजटेड अमाउंट एंड रेट्स आर एक्चुअली बुक्ड इनटू अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कहां वो बुक होते हैं, इन द अकाउंटिंग सिस्टम के, जो भी अकाउंटिंग सिस्टम कह रहा होता है उसी के हिसाब से ये बुक्ड होते हैं। दीज बजटेड अमाउंट्स कंट्रास्ट विद द एक्चुअल एक्टिविटी एंड गिव राइज टू अ वेरिएंस अकाउंट्स, यानी दीज बजटेड अकाउंट्स कंट्रास्ट विद द एक्चुअल एक्टिविटी, ये जितने भी बजटेड अकाउंट हैं किससे, एक्टिविटी का, एक्चुअल एक्टिविटी से कंट्रास्ट करते हैं, एंड गिव राइज टू अ वेरिएंस अकाउंट, कि बजटेड इज ऑलवेज बी वेरिएटेड विद द एक्चुअल, हम दोनों बहुत कम होता है कि जो इक्वल हो, बल्कि मुश्किल होता है कि इक्वल हो, तो जो गिव राइज करते हैं किसको, वेरिएंस अकाउंट को, क्या बना के सामने लाते हैं, वेरिएंस अकाउंट्स, यानी कि जो हमारे वेरिएंस अकाउंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी बेस में ये सारी चीजें डेवलप कर रहा होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रीजन फॉर इंप्लीमेंटेशन, इंप्रूव सॉफ्टवेयर सिस्टम, वाइड यूजफुलनेस ऑफ वेरिएंस इंफॉर्मेशन, यानी क्या करता है, इंप्रूव करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम को, एंड वाइड यूजफुलनेस ऑफ वेरिएंस इंफॉर्मेशन, कि बहुत ज्यादा वाइड यूज करता है वेरिएंस इंफॉर्मेशन को, कि वेरिएंस इंफॉर्मेशन हमने कैसे, कहां से हमने लेनी है और किस काम आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस काम आनी है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी विद द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देन मैनेजमेंट यूजेस ऑफ वेरिएंसेस, वेरिएंसेस का मैनेजमेंट में यूज क्या है और इसके क्यों यूज करते हैं वो, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस यूजेस, कि इस यूज को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि दैट इज बीइंग यूज्ड और ये यूजेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड अंडरलाइंग कॉज ऑफ वेरिएंस, रिकग्निशन ऑफ इंटररिलेटेडनेस ऑफ वीकनेस, यानी कि पहले क्या कर रहे हैं हमने, कॉज ऑफ वेरिएंस, मैनेजमेंट का क्या क्या यूज है कि पहले पता लगे कि कॉज ऑफ वेरिएंस क्यों है, इस कॉज का क्या मीनिंग है, कॉज क्यों कर रही है, एंड देन रिकॉग्नाइज द इंटररिलेटेडनेस ऑफ वेरिएंसेस, क्या करेगा, इंटररिलेटेड, कई दफा इंटररिलेटेड का मतलब ये होता है कि दो तरह के वेरिएंस आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं या इंटरलिंक कर रहे होते हैं अमंग विद द हेल्प ऑफ देयर आंसर्स, यानी आंसर्स को देखते हुए वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होती है, मैनेजर्स एबिलिटी टू बी इफेक्टिव, यानी मैनेजर की क्या एबिलिटी हो, टू बी वेरी इफेक्टिव, एंड मैनेजर एबिलिटी टू बी एफिशिएंट, यानी कि मैनेजर एबिलिटी टू बी वेरी इफेक्टिव एंड मैनेजर एबिलिटी टू बी एफिशिएंट, यानी कि मैनेजर एबिलिटी क्या हो, आपकी एफिशिएंट हो। नाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, किसकी तरफ मूव कर रहे हैं हम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस पे। एबीसी एनालिसिस लेंड्स इट्स बजटिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, यानी कि अपने आप को बजटिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस में भी इंक्लूड करते हैं। बजटिंग इज नॉट कंडक्टेड ऑन डिपार्टमेंटल वाइड, यानी डिपार्टमेंटल वाइड बजट कंटेन नहीं होता, बेसिस और अदर माइक्रो अप्रोचेज, यानी अदर मैक्रो अप्रोचेज में देखना पड़ता है, यानी कि डज नॉट बी कंडक्टेड ऑन द डिपार्टमेंटल साइड बेसिस और अदर मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोचेज, या कोई और मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच करके। इंस्टेड बजट्स आर बिल्ड फ्रॉम अ बॉटम अप, यानी बजट्स क्या होते हैं, बॉटम से अप तक जाते हैं, विद एक्टिविटीज सर्विंग एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोसेस, यानी कि एक्टिविटीज कैसे सामने आती हैं, जैसे अब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोसेस हो, क्या हो हमारे पास, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोसेस एग्जिस्ट करता हो। बेंचमार्किंग एंड वेरिएंसेस, क्या है ये, बेंचमार्किंग एंड वेरिएंसेस,
बेंचमार्किंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर कंपेयरिंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस है फॉर कंपेयरिंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, क्या करना चाहिए उसे, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को, इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस अगेंस्ट द बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव कंपनीज, यानी कॉम्पिटिटिव कंपनीज के लिए आप ओवरऑल बेनिफिशियल बनाओ। यानी इन अदर वर्ड्स बेंचमार्क इज द कंटिन्यूअस, वहां पे सरफेस ऑफ परफॉर्मेंस देखनी है, इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड गुड्स अगेंस्ट द बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन कॉम्पीटिंग कंपोनेंट, यानी कि हम जिनसे कंपीट कर रहे हैं उसके साथ हमें बराबरी पे चीज बनानी है। सो वेरिएंस कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव, यानी कि वेरिएंस क्या होगा, वो कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड वेरिएंस वेरियस अल्टरनेटिव्स, यानी वेरियस अल्टरनेटिव को वो इंक्लूड करेगा। हियर इट इज, अब यहाँ पे देखिए बेंचमार्किंग एग्जांपल है एयरलाइन की। एयरलाइन कितना है, यहाँ पे देखिए कॉलम को नंबर दिए हुए हमने। यूनाइटेड एयरलाइंस के क्या है जी, 0.132, 0.136, 0.001, 0.37, 0.0337 एंड 143.095, ये हमारे पास आंसर आया। एयरलाइन यूज्ड क्या है, बेंचमार्क है, यहाँ पे जितनी बेंचमार्क है वो सारी सारी यहाँ लिखी हुई है। और एवरेज ऑफ आर्टिकल एयरलाइन क्या है, यूज फॉर बेंचमार्क, दैट मीन्स कि यूज फॉर बेंचमार्क को हमने इसको देखना है, यानी वी हैव टू सी बोथ ऑफ देम, यानी दोनों को सामने रख के देखेंगे तो देन वी हैव अ क्लियर आइडिया कि हमने किस तरफ जाना है और कैसे मूव करना है, हाउ वी आर गोइंग टू मूव एंड हाउ वी कैन इजीली सी देम, यानी किस तरह मैं आसानी से इन्हें देख सकती हूँ। एवरेज एयरलाइन को क्या है कि यूजेज एज बेंचमार्क तो बहुत कम है ये, दैट मीन्स खर्चा इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द बेंचमार्क्स, यानी बेंचमार्क से ज्यादा खर्चा हाई है। नाउ मूविंग टुवर्ड द स्टैंडर्ड कॉस्ट, हम किसी तरफ मूव कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेंचमार्क और नॉन फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, क्या काम है इसका, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस का नाम है। टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड, दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, क्वांटिटी स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट स्टैंडर्ड, क्वांटिटी एंड कॉस्ट या प्राइस स्टैंडर्ड। अब पहले क्वांटिटी स्टैंडर्ड स्पेसिफाई हाउ मच ऑफ एन इनपुट शुड बी रिक्वायर्ड, यानी हाउ कितनी इनपुट रिक्वायर्ड है टू मेक अ प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट और अब प्रोवाइड अ सर्विस, यानी प्रोडक्ट हो या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो। दैट मीन्स क्वांटिटी स्टैंडर्ड हाउ मच ऑफ एन इनपुट शुड बी यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट ऑफ प्रोवाइड अ हैप्पीनेस, यानी प्रोडक्टिविटी इश्यूज एंड प्रोवाइडिंग द हैप्पीनेस। कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड हाउ मच, यानी ओवरऑल हाउ मच शुड बी पेड टू फॉर ईच यूनिट इन द आउटपुट, यानी हर यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए कितना पे करना चाहिए। लेकिन इफ दिट इज कम्युलेटिव इन आउटसाइड इन अ क्रैमर ट्रक, दैट मीन्स कि वहां पे हमारे पास यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, देयर इज द सेम थिंग जो वहां पे भी जाके देखी जा सकती है। दैट इज क्वांटिटी स्टैंडर्ड एंड द कॉस्ट स्टैंडर्ड, यानी दो स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट स्टैंडर्ड, दोनों चीजें हमने सामने रख दी। स्टैंडर्ड कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल इज देयर, डायरेक्ट लेबर इज देयर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज देयर। यानी टाइप ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट के हमने देख सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, अमाउंट, अब देखें जो भी डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट है वो हायर साइड पे होगी एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट लेबर। डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड डीम्ड सिग्निफिकेंट आर ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, अ प्रैक्टिस नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कौन सी प्रैक्टिस है ये, द प्रैक्टिस नोन बाय मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो भी प्रैक्टिस है उसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। तो डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड डीम्ड सिग्निफिकेंट आर ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड डीम्ड सिग्निफिकेंट, यानी कि जब डेविएशन बहुत बड़ी होगी, अब ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अटेंशन में ये लाई जाएगी। अब प्राइस नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्या कहते हैं इस प्राइस को, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी MBE, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसे हम कहते हैं दैट इज योर ओवरऑल प्रैक्टिस टाइम कॉस्ट, यानी कि इसे हम कहते हैं प्रैक्टिस कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं गौर से देखें तो डायरेक्ट लेबर है, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, दैट इज योर ओवरऑल, यू कैन से दैट मींस इन टर्म ऑफ HD। नाउ वेरिएंस एनालिसिस साइकिल, हम किसी तरफ मूव कर रहे हैं। वेरिएंस एनालिसिस साइकिल क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दीज वेरिएंस साइकिल्स। आइडेंटिफाई क्वेश्चन, एनालाइज वेरिएंस, रिसीव explanation, take corrective action, conduct next periods operation and prepare standard cost performance report, यानी cost of production report या cost performance report. This is known as CPR, क्या कहते हैं इसे हम, ये हमारे पास CPR है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, आइडेंटिफाई क्वेश्चन, रिसीव एक्सप्लेनेशन, टेक करेक्टिव एक्शन एंड कंडक्ट नेक्स्ट पीरियड ऑपरेशन। क्या करना है हमने, कंडक्ट नेक्स्ट पीरियड ऑपरेशन, प्रिपेयर द स्टैंडर्ड
कॉस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या करता है, कॉस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट की स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। एंड एनालाइज वेरिएंसेस, क्या होता है यहाँ पे, एनालाइज करता है वेरिएंसेस को कि कितना वेरिएंस है जो एग्जिस्ट कर रहा है, कितना वेरिएंस है जो सामने लाए कर रहा है। तो दैट मींस वी आर गोइंग टू एनालाइज द वेरिएंस। क्या एनालाइज करना है हमने, वेरिएंसेस को एनालाइज करना है, कि दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज द वेरिएंसेस। तो अब यहां पे देखें ना, प्रिपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, यहां से हमारे पास क्या चीज आ गई, प्रिपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। और जब प्रोडक्शन रिपोर्ट आ गई तो आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, दैट इज एनालाइज द वेरिएंसेस। क्या चीज एनालाइज करें हम, वेरिएंसेस को एनालाइज करें। नाउ सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करना है, कि हाउ वी आर गोइंग टू सेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट, व्हाट आर द थिंग्स बिहाइंड दीज स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि क्या क्या चीजें हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं इस स्टैंडर्ड कॉस्ट के पीछे। अकाउंटेंट, engineers, purchasing agents and production manager combine efforts to set standards that encourage the efficient future production, यानी they are doing the combined efforts to set the standards, यानी कि वो क्या करें, स्टैंडर्ड सेट करें to encourage efficient future production। क्या encourage की जाए, to encourage the future efficient production, के future efficient production इतनी हो रही है। so that means that is known as setting cost standards, कि जब भी आपने कोई डिफरेंट चीज है तो इसका मतलब है यू हैव टू पुट इट इन अ सेपरेट वे। तो इसीलिए यहां पे देखें, प्रोडक्शन मैनेजर कंबाइन एफर्ट्स टू सेट स्टैंडर्ड्स दैट एनकरेज द फ्यूचर प्रोडक्शन, किसको एनकरेज करे, वो फ्यूचर प्रोडक्शन को एनकरेज करे। सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, शुड वी यूज आइडियल स्टैंडर्ड्स दैट रिक्वायर एम्प्लॉइज ऑफ एट 100% पीक एफिशिएंसी, क्या आप अज्यूम करें कि वहां पे एम्प्लॉइज की 100% पीक एफिशिएंसी, और आइडियल स्टैंडर्ड में क्या होगा, क्या होगा, आइडियल स्टैंडर्ड में क्या होगा, और उसे हम किस तरह से देख सकते हैं। आई रिकमेंड यूजिंग प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स दैट आर करंटली अटेनेबल विद रीजनेबल टाइम एंड एफर्ट्स। वो कहता है कि आई रिकमेंड कि आप मैनुअली ये सीपीआर बनाएं, यानी प्रोडक्ट प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स बनाएं, बिकॉज वहां पे क्वाइट रीजनेबल है एज कंपेयर टू, यानी कि यहां से बेहतर है कि यहां पे पूरी हो। दैट आर करंटली अटेनेबल विद रीजनेबल एंड एफिशिएंट एफर्ट्स, यानी कि जो आराम से अटेन हो सकते हैं विद रीजनेबल एंड एफिशिएंट एफर्ट्स, यानी कि रीजनेबल और एफिशिएंट स्टैंडर्ड्स एफर्ट्स को सामने रख के। हियर यू कैन सी दैट इज इंजीनियर एंड दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नाउ सेटिंग डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड्स, यानी डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड्स कैसे सेट होते हैं, प्राइस स्टैंडर्ड्स एंड क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स। ये अगेन प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस। फाइनल डिलीवर्ड कॉस्ट, क्या होता है, फाइनल डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल नेट ऑफ डिस्काउंट, यानी कि जितनी भी हमारे पास फाइनल डिलीवर्ड मटेरियल है ऑफ ऑल कॉस्टिंग विद नेट ऑफ जीरो डिस्काउंट, यानी कि उसके पास डिस्काउंट क्या है, वो ऑलमोस्ट नहीं होने के बराबर है। फाइनल डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल नेट ऑफ डिस्काउंट, के डिस्काउंट उसमें से हमने क्या किया, माइनस कर दिया जो भी हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट आ रही। समराइज इन अ बिल ऑफ मटेरियल, क्या कहां समराइज होता है, समराइज इन अ बिल ऑफ मटेरियल, की जहां भी ये सप्लाई होता है वहां पे ये बिल ऑफ मटेरियल पे समराइज होता है। कहां समराइज होता है, बिल ऑफ मटेरियल पे। सेटिंग स्टैंडर्ड्स, अब यहां पे देखिएगा ये दैट इज एन एग्जांपल, यू कैन सी दैट 6 सिग्मा एडवोकेट्स हैव sought no eliminate all defects in water rather than continually build them into standards. As a result, allowance for the waste and spoilage that are built into the standard should be reduced over time. क्या किया जाए उसे, should be reduced over time, कि जैसे ही वो वहां पे पहुंचे that means that should be reduced over time, कि उसे हमने reduce करना है with the time, कि time के साथ साथ हमने उसे reduce करते जाना है। तो क्या है जी, 6 sigma advocates have sought the eliminate the defects and waste further, continually building continually build them into standards. As a result, allowances for waste, किसके लिए, allowances for waste and spoilage that are built into the standards, यानी क्या बना, वो built into standards हो, should be reduced over time, कि वो with the passage of time reduce हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए उसे, with the passage of time reduce हो जाना चाहिए। Now here it is, direct labor standards, rate standard and time standards. Rate standard, often a single rate is used that reflects the mix of wages attended, यानी क्या कर जाए, जो reflect the mix of wages earned, कि कितनी wages earn कर चुके हैं और कितनी wages earn करना बाकी है। तो often a single rate is used, क्या हो, single rate use किया जाए that reflects the mix of water earned, यानी क्या किया जाए, सप्लाई किया जाए mix of water earned।
यूजेज एंड टाइम, टाइम मोशन क्या है, यूजेज एंड टाइम मोशन टाइम, एंड द ओवरऑल इफ आई एम गोइंग टू सी कि हाँ जी क्या इसमें मुश्किल एनालिसिस में, दैट मींस इट्स अ मोशन स्टडी है ईच लेबर ऑपरेशन, फॉर ईच लेबर ऑपरेशन, यूज टाइम एंड मोशन स्टडीज फॉर ईच लेबर ऑपरेशन, यानी जितने भी लेबर ऑपरेशन है उसके लिए टाइम एंड मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी विद देम यू कैन इजीली डू थिंग्स. नाउ सेटिंग वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड्स, क्या किया जा रहा है, सेटिंग वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड्स. रेट स्टैंडर्ड्स आ गए, हियर इट इज, ये रेट स्टैंडर्ड्स आ गए, एंड दिस इज नोन एज योर एक्टिविटी स्टैंडर्ड्स. रेट स्टैंडर्ड्स एंड एक्टिविटी स्टैंडर्ड्स. द रेट इज द वेरिएबल पोर्शन ऑफ प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, यानी कि उसका पोर्शन जो प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड फिक्स रेट के आगे आ रहा है, उसका पोर्शन कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज योर ओवरऑल द रेट इन द वेरिएबल पोर्शन ऑफ अ प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड यूनिट्स. क्या होगा, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड यूनिट्स को सामने रख के देखा जा रहा है. एक्टिविटी स्टैंडर्ड क्या होता है, दिस एक्टिविटी इज द बेस यूज टू कैलकुलेट द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट. क्या हो, यूज टू कैलकुलेट द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट. दिस एक्टिविटी इज द बेस यूज टू कैलकुलेट द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड, यानी प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड को देखने के लिए ये इजीली नजर आता है, यानी दिस मशीन हैज दिस मच ऑफ क्वालिटी, यानी ये क्वालिटी उस मशीन के अंदर एग्जिस्ट करती है. नाउ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड वेरिएबल प्रोडक्शन रिपोर्ट, यानी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बन रही है. आई स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट माइट लुक लाइक, अब यहाँ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, ये रही, और आवर्स, एंड स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रेट. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना है, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 3 LB, 4 LB पर यूनिट है, दैट मींस 12. डायरेक्ट लेबर कितनी 2.5 पर आवर, 140 पर आवर, और यहाँ पे कितना आ गया 35. एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितनी है जी 2.5, 3.0, यानी ये दो चीजें हमारे पास क्या आ रही है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ रही है. तो जो भी इनके बीच का वेरिएंसेस दैट वी आर गोइंग टू सी के कितना कितना वेरिएंसेस आ रहे हैं. तो वेरिएंसेस तो बाद की बात है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट, यानी इसको हम लोगों ने कम करना है या इसे हमने रिड्यूस करना है. So there exists a unit price of 54,500. किस चीज की आती है, यूनिट प्राइस ऑफ 54,500. स्टैंडर्ड वर्सेस लोक बजट्स, यानी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे और बजट्स क्या होंगे. आर स्टैंडर्ड द सेम एज बजट, क्या स्टैंडर्ड वैसे ही है जिस तरह के पहले थे, यानी कि जिस तरह के वो स्टैंडर्ड बता रहे थे उसी तरह की स्टैंडर्ड बजट्स भी आ गए. अब बजट इज अ सेट ऑफ टोटल कॉस्ट, ये बजट क्या होता है, अ सेट ऑफ टोटल कॉस्ट की जो भी हमने बात करनी है बजट की, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल कॉस्ट. किसकी बात कर रहा हूं मैं, टोटल कॉस्ट की. तो स्टैंडर्ड एंड बजटेड कॉस्ट आगे. आर स्टैंडर्ड द सेम एज द बजट, अब बजट इज सेट फॉर टोटल कॉस्ट, यानी बजट किसके लिए सेट किया जाए, टोटल कॉस्ट के लिए शो किया जाए. तो बजट इज सेट फॉर द टोटल कॉस्ट. तो उससे पहले क्या है, ओवरऑल वी हैव टू सी के हाँ जी यहाँ पे आर स्टैंडर्ड बजट्स आर द सेम एज बजटेड कॉस्ट, यानी कि जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव बजट है जितने भी स्टैंडर्ड है उसके आगे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा, 7 की बजाय क्या लग जाएगा उसके आगे 8. Now, price and quantity standards. Price and quantity standards. Price and quantity standards are determined separately in 2 reasons. यानी कि price और quantity variance दोनों क्या होते हैं, separately calculate होते हैं in 2 reasons. अब purchasing manager is responsible for the raw material, यानी purchasing manager किसका responsible होगा, for raw material. Purchase price and the production manager is responsible for the quantity of raw material used. यानी कि purchaser उसकी price से deal करेगा और quantity of production used is detailed by your overall production manager. The buying and using activity occur at different times. Raw material purchase may held in inventory or a period of time before they can be used in production. यानी कि buying and using activity occurs at different area में ये different है. Raw material purchase may be held inventory, कि जितना भी raw material purchase किया गया may be held in inventory for a period of time that is before the being used in the production. यानी कि for the difficult period of time के लिए हो before being used in production, के before being used in production, के before उससे पहले हमने क्या used in production किया हुआ है. जनरल मॉडल फॉर वेरिएंस एनालिसिस. अब वेरिएंस एनालिसिस का बहुत छोटा सा मॉडल है. वेरिएंस एनालिसिस प्राइस वेरिएंस होता है, क्वांटिटी वेरिएंस होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड प्राइस, एंड यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी. दैट व्हाट वी नोन एज द जनरल फ्रेमवर्क और जनरल मॉडल ऑफ वेरिएंस एनालिसिस. क्या कहते हैं हम, जनरल मॉडल ऑफ वेरिएंस एनालिसिस, किसमें वेरिएंस हमारे पास इंक्लूडेड है. अब यहाँ पे देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर ओवरहेड वेरिएंस, वीओएच स्पेंडिंग वेरिएंस, और यहाँ पे क्या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड वीओएच एफिशिएंसी वेरिएंस. क्या है वहां पे, वीओएच एफिशिएंसी वेरिएंस, के वीओएच का एफिशिएंसी वेरिएंस इतना एग्जिस्ट कर रहा है.
जनरल मॉडल फॉर वेरिएंस एनालिसिस की वेरिएंस एनालिसिस का जनरल मॉडल क्या है और किस तरह से काम करता है। एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस क्या है, ये एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस आ गई, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, ये किससे रिलेटेड हो गई, दैट इज प्राइस वेरिएंस। एंड actual quantity standard price and standard quantity standard price, that is another one. So this is known as quantity variance and this is known as price variance। यानी कि वो क्या है हमारे पास quantity variance है and that is known as price variance। यानी ये हमारे पास क्या चीज है, that is our price variance, कि ये हमारे पास price variance की तरह exist कर रहा है। अब यहां देखें, एक्चुअल क्वांटिटी इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअली यूज्ड, यानी जो एक्चुअल में यूज हो चुके हैं या जो एक्चुअल में यूज होना चाहते हैं, यानी जो सामने एक्चुअल में यूज होके सामने रखे हुए। अब यहां पे क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट ऑफ पीरियड, यानी कि जितनी क्वांटिटी हमें अलाउड होती है, जितनी हमने क्वांटिटी को अवेल करना था इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ द पीरियड, कि यानी कि एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज द एक्चुअल अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट ऑफ पीरियड, के कितनी आउटपुट ऑफ पीरियड में एग्जिस्ट करती है। एक्चुअल प्राइस इज द अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर इनपुट यूज्ड। एक्चुअल प्राइस इज द अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर द इनपुट यूज, कि कितने की प्रोडक्ट खरीद के लाए, फॉर हाउ मच अमाउंट यू हैव परचेज द प्रोडक्ट, कि कितने लंबे अरसे के लिए आप ये प्रोडक्ट को परचेज करके लाए हैं। सो दैट इज नोन एज एक्चुअल प्राइस इज द अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर द इनपुट यूज्ड। स्टैंडर्ड प्राइस इज द अमाउंट दैट शुड हैव बीन पेड फॉर द इनपुट, यानी कि वो प्राइस जो आपने घर में सेट की हुई थी, जो आप सोच रहे थे कि हाँ जी तकरीबन इतने की ओवरऑल मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस रिक्वायर होगी, या इतने की हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस रिक्वायर या पड़ी होगी हमारे पास। तो दैट मींस इज द अमाउंट ऑफ अमाउंट दैट शुड हैव बीन पेड फॉर द इनपुट यूज, यानी कि कोई चीज ऐसी हो जिसे हमने यूज करने के बाद यानी कि इनपुट यूज की हो, यानी कि दैट वुड बी पेड आफ्टर द इनपुट हैज बीन यूज्ड, यानी जब हमने इनपुट यूज कर ली तो देन वी हैव अ दैट मच ऑफ थिंग। देन जनरल मॉडल वेरिएंस एनालिसिस। अब यहां पे अगेन वेरिएंस एनालिसिस आ गया। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस वेरिएंस, अच्छा प्राइस वेरिएंस कैसे निकल रहा है, गौर से देखें। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस दिस मच एंड एक्चुअल क्वांटिटी एंड प्राइस, यानी एपी क्या है हमारे पास, एक्चुअल क्वांटिटी एंड प्राइस, यानी कि हमारे पास जो भी हमारे पास आ रहा है एक्चुअल प्राइस पे, इनटू, यानी कि अब यहां पे क्या आ गया, यहां पे हमारे पास तो निकाल लिया हमने एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, यहां पे आ गया एक्चुअल क्वांटिटी ये रही हमारे पास इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये हमारे पास एक और चीज एग्जिस्ट कर रही है। यहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस। सो दिस वन इज रिलेटेड टू योर प्राइस वेरिएंस एंड दिस वन इज रिलेटेड टू योर क्वांटिटी वेरिएंस। क्या चीज है ये हमारे पास, क्वांटिटी वेरिएंस है। तो एक्यू, एपी, एसपी एंड एसक्यू, दैट वी आर गोइंग टू सी कि इसमें क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एंड नेक्स्ट वन इज एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, यानी वेरिएशन किस में आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। किस बेस पे आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। मटेरियल वेरिएंस एग्जांपल देखते हैं। ग्लेशियर पीक आउटफिटर हैव फॉलोइंग डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड्स फॉर द फाइबर फिल इन इट्स माउंटेन परका, यानी कब होना चाहिए, फाइबर फिल है इन इट्स माउंटेन अर्का, यानी कि जो भी होगा वो वहां पे अर्का में देखेंगे, यानी कि दैट मींस हैव अ फॉलोइंग डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर फाइबर बिल इन इट्स माउंटेन पार्का। 0.1 kg ऑफ फाइबर बिल पर पार्का ऑफ $500 kg, यानी कि 0.1 kg होगा फाइबर फिल और परका में $5.0 है पर केजी। लास्ट मंथ 10 kg ऑफ फाइबर फिल वर परचेज्ड एंड यूज्ड टू मेक 2000 परकास। द मटेरियल कॉस्ट इज 1029। कितनी है मटेरियल कॉस्ट, 1029। नो मटेरियल वेरिएंस समरी आ गई है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास, 210 थी, एक्चुअल क्वांटिटी लगा दिया। प्राइस एक्चुअल कितनी 4.90, यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, यहाँ थी, तो दैट मींस प्राइस वेरिएंस कितना है 21%। बट कुड यू हैव एनी आइडिया कि ये फेवरेबल क्यों है? ऑब्वियसली जितना एक्चुअल में कम लग रहा है और स्टैंडर्ड में ज्यादा था, तो डेफिनेटली इट वुड बी अ फेवरेबल वन। देन एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंड प्राइस एंड बजटेड स्टैंड क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस स्टैंड प्राइस, यानी कि दोनों में हमने क्या किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटीज रख दी है, यहाँ पे हमने दोनों में स्टैंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ
क्वांटिटी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी, यानी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी दैट वी आर गोइंग टू सी कि हाँ जी क्वांटिटी वेरिएंस कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो देन वी हैव अ प्राइस वेरिएंस ऑफ 21 फेवरेबल, एंड जब क्वांटिटी का लेते हैं तो याद रखिएगा क्वांटिटी वेरिएंस $5 अनफेवरेबल, या क्या है हमारे पास $5 अनफेवरेबल है, यानी अनफेवरेबल फेवरेबल नोटेशन से एग्जिस्ट करती हैं। नाउ अब यहां पे क्या 4.90 क्या आ रहा है जी? 1029 है, डिवाइड बाय 2 110, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? दिस मच। तो द सेम इज द केस विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड सेम इज द केस विद द स्टैंडर्ड प्राइस। तो देन अगेन प्राइस वेरिएंस इज अगेन फेवरेबल, क्वांटिटी वेरिएंस इज स्टिल अनफेवरेबल, यानी क्वांटिटी वेरिएंस क्या है? दे आर स्टिल अनफेवरेबल। देन मटेरियल वेरिएंस समरी आ रही है। मटेरियल में वेरिएंस कैसे आने ये देखें जी, 210 यहां पे था और इसे हमने 4.90 प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, देयर इट इज, एंड द सेम इज द केस ओवर हियर एंड द सेम इज द केस ओवर हियर। तो दैट इज 1029, 1050 एंड 1000, 1029, 1050 एंड 1000। सो प्राइस वेरिएंस क्या आ रहा है जी? $21 फेवरेबल अगेन, एंड द क्वांटिटी वेरिएंस इज $50 अनफेवरेबल, यानी कि क्वांटिटी वेरिएंस कितना आ रहा है? $50 का अनफेवरेबल आ रहा है। क्या आ रहा है? वो $50 का अनफेवरेबल एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दैट इज बीइंग अब अनफेवरेबल। मटेरियल वेरिएंस यूजिंग द फैक्टर्ड अप्रोच, कौन सी अप्रोच यूज करें? फैक्टर्ड अप्रोच। अब यहां पे देखें एक्चुअल क्वांटिटी अलग किया हुआ है, एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस मटेरियल क्वांटिटी इनटू मटेरियल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे? ओवरऑल स्टैंडर्ड प्राइस है तो मटेरियल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेंगे, यानी AQ एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस एंड सेल्स प्राइस जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी सेलिंग प्राइस इतनी हमारे पास है। तो दैट मींस 4.90 माइनस 50 दैट इज 0.1 एंड दैट इज 21 इज फेवरेबल। क्या है ये? 21 इज फेवरेबल, यानी ये 21 फेवरेबल में एग्जिस्ट करता है। सो मूविंग फर्दर, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, तो यहां पे क्या है? AQ इंटू SP माइनस AQ माइनस ASP, सो दैट मीन्स कि दैट इज नोन एज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब यहां पे क्या है? सेलिंग प्राइस कितनी, सेल्स प्राइस कितनी थी उसके पास? $5 थी, क्वांटिटी उसके बाद कितनी थी जी? 210 kg, 0.1 kg बरका एंड पारका एंड 2000 पारका, यानी कि $5 पर केजी आया, 210 माइनस 200 kg एंड 5 kg $5 पर केजी इक्वल्स टू 10 kgs एंड $550 इज अनफेवरेबल। क्या है $50? दैट इज बीइंग अनफेवरेबल। आइसोलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस, कि क्या हम मटेरियल वेरिएंस को आइसोलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? आई नीड द प्राइस वेरिएंस सूनर सो दैट आई कैन बेटर आइडेंटिफाई परचेजिंग प्रॉब्लम, यानी कि मुझे प्राइस वेरिएंस फौरन चाहिए ताकि मैं इजीली आइडेंटिफाई कर दूं कि प्रॉब्लम कहां पे है। You accountants just don't understand the problem that purchasing manager have, यानी कि आपको नहीं पता होता कि किस लेवल की purchasing manager difficulties फेस करते हैं। I'll start computing the price variance, यानी कि क्या करेंगे? हम price variance compute करना शुरू कर देंगे when the material is purchased rather than when it is used, यानी कि हम लोग तब से शुरू कर देते हैं when material is purchased rather than used, के use किए बगैर ही हम उसे परचेज कर लेते हैं, ठीक है ना? It will start computing the price variance when material is purchased rather than when it is used. Now material variance again, Hanson purchased and used 1700 pound. How are the variance computed if amount purchased differ from the amount used? यानी कि अगर वो variance आ गया, how are the variance computed if the amount purchased differ from amount used? कि जितनी परचेज की थी और अमाउंट यूज पे डिफर है तो जाहिर बात है फेवरेबल वेरिएंस एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज हमारे पास अभी भी खर्चा बच रहा है। हमारे पास क्या हो रहा है? खर्चा स्टॉप हो रहा है या खर्चा बच रहा है। द प्राइस वेरिएंस कंप्यूटेड ऑन द एंटायर क्वांटिटी परचेज, द क्वांटिटी वेरिएंस इज कंप्यूटेड ओनली ऑन क्वांटिटी यूज्ड, यानी किस पे होगा ये? क्वांटिटी यूज में। वेयर एज प्राइस वेरिएंस कंप्यूटेड ऑन एंटायर क्वांटिटी परचेज, यानी कि जितनी भी क्वांटिटी परचेज की है आपका प्राइस वेरिएंस उस पे कैलकुलेट होता है। Then responsibility for material variances आ रहा है, material quantity variance there exists, material price variance there exists. Production manager ये किसे रिलेट कर रहा है? परचेजिंग से। ये रिलेट कर रहा है परचेजिंग से। The standard price is used to compute the quantity variance, यानी स्टैंडर्ड प्राइस किस लिए यूज किया जाता है? कंप्यूट द क्वांटिटी वेरिएंस, so that production manager is not held responsible for purchasing
मैनेजर परफॉर्मेंस, ताकि प्रोडक्शन मैनेजर पे कुछ भी ना आए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परचेजिंग ऑफ द मैनेजर्स ऑपरेशन, की परचेजिंग ऑफ मैनेजर ऑपरेशन के लिए ये दैट इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कि ये इससे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा जाए, नहीं होना चाहिए, दैट इज बीइंग देयर. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मटीरियल वेरियंसेस आ रहा है. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ डायलॉग बिटवीन देम. I am not responsible for this unfavorable material quantity variance. You purchase cheap material, क्या हुआ? So my people hard to use more of it. यानी कि आपने जो भी परचेज किया है वो कहता है कि ये चीप मटेरियल है और लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आप जस्ट बिकॉज के इट्स अ चीपर वन. ये क्या है, हमारे पास चीपर वन है. योर पुअर स्केड्यूलिंग. अब यहां पे क्या, यू समटाइम्स रिक्वायर्स मी टू रश ऑर्डर मटेरियल एट हायर प्राइस काउजिंग द अनफेवरेबल प्राइस वेरिएंस. अब यहां पे देखिए दोनों के बीच में एक डायलॉग्स हो रहे हैं, डिस्कशन हो रही है और हार्ड डिस्कशन हो रही है कि एक इल्जाम किसी भी डाल रहा है, एक इल्जाम किसी भी डाल रहा है, बट बोथ एग्जिस्ट. यानी वन इज टॉकिंग अबाउट द प्राइस वेरिएंस एंड अदर वन इज टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी वेरिएंस, कि कितनी प्राइस वेरिएंस थी और कितनी क्वांटिटी वेरिएंस है. नाउ देयर इज अ क्विक चेक. Henson Incorporation has followed direct material standards for manufacturers on Zippy. 1.5 pounds per Zippy at $4 per pound. Last week, 1,700 pounds of material were purchased and used to make 1,000 Zippies. The material cost a total amount of 6,630. कितनी amount है? 6,630. First of all, we talk about the variances. Henson material price variance. अब material price variance कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे देखें $4 per pound, यानी कि वो क्या है जी, $4 per pound है यहाँ पे. और लास्ट वीक 1,700 pounds of material were purchased and used to make 1,000 zippies. क्या किया जाए? 1,000 zippy. तो मटेरियल कॉस्ट कितनी आई है? दैट इज 6,630. तो यहाँ पे कितनी आई है? 1.7. दैट इज ऑल्सो बीइंग देयर. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हैंसन मटेरियल प्राइस वेरिएंस एमपीवी फॉर द वीक्स वाज फर्स्ट ऑफ ऑल AQ मटेरियल प्राइस क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, यानी एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. तो यहाँ पे कितना आ गया? एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है हमारे पास दिस मच और एक्चुअल प्राइस कितनी है? 3.90 और यहाँ पे कितनी आ रही? 4.00. तो 170 का फेवरेबल है. दैट व्हाट वी नोन एज द फेवरेबिलिटी. हियर एग्जिस्ट अनदर वन क्विक चेक फॉर द सेम थिंग. Hanson's material quantity variance MQV. अब कितना होगा material quantity variance? तो यहां पे आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल MQV. तो यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस AQ माइनस SQ, यानी दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 4 है, तो दैट मींस 800 इज अनफेवरेबल. क्या है ये? 800 इज अनफेवरेबल है, यानी फेवरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही इन केस ऑफ $800, यानी $800 में ये अनफेवरेबिलिटी नहीं चल रही. Now there exists a quick check, actual quantity, actual price, actual quantity and standard price. So that means actual quantity, actual price कितनी है जी हमारे पास? That is 1,700 pounds, 3.90, 6.63. Then actual quantity and standard price. तो actual quantity और standard price को लेके आते हैं, तो यहाँ पे आ गया 17,400, 6,000. Now there exists a standard quantity and standard price. Standard quantity 1,500, $4.0 per pound and the 6,000 is the total answer. ये आंसर कितना आ रहा है? दैट इज अराउंड अबाउट ऑफ 6,000. यहाँ पे प्राइस वेरियंस कितना आ रहा है? 170 फेवरेबल और यहाँ क्वांटिटी वेरियंस कितना आ रहा है? 800 अनफेवरेबल. ये क्या आ रहा है? 800 अनफेवरेबल है. दैट इज क्वांटिटी वेरियंस $800 अनफेवरेबल. नाउ द क्विक चेक इज कंटिन्यूड. एग्जांपल है, जारी बात है कंप्लीट है, तो दैट मींस विद द बेस्ट ऑफ टाइम मैं यहाँ पे से लिखा हुआ है. Henson Incorporated has the following material standards for manufacturing one zippy. 1.5 pounds per zippy for $4 per pound. Last week, 2,800 pounds of material were purchased at the cost of 10,920 and 1,700 pounds were used to make 1,000 zippy. So that means कि यहाँ पे अब क्या आ गया? एक्चुअल प्राइस. एक्चुअल प्राइस में कितना है कि दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी. प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा है? 280 फेवरेबल. Then actual quantity use standard price. So that means कि हमारे पास आंसर कितना होना चाहिए? That is overall 6,800. तो standard quantity into standard price किया तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? That is 6,000. So quantity variance is unchanged because actual and standard quantities are unchanged. यानी quantity variance जो है वो same रहेगा because actual and standard quantities दोनों में से कोई भी change नहीं हुआ. So that means quantity variance is $800.
So that's the end of the today lecture. That chapter is not completed yet. We are going to cover it in the next lecture also. That is not the complete one. अभी कुछ चीजें रहती हैं जिसमें हमने cover करनी है. But we have studied the direct material variance and direct material variances into actual quantity and actual price. यहाँ पे हमने different examples भी देखी हैं. In the next lecture we are going to see कि direct labor variance कैसे attain किया जाता है और overhead variance को हमने कैसे adjust करना है. तो हमने we are going to see each and everything कि हमारे पास क्या क्या चीजें involve हो रही हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर होनी चाहिए. ये वेरिएंसेस क्या हैं? दीज आर द ओवर अप्लाइड एंड अंडर अप्लाइड एंड वी आर गोइंग टू फाइंड इट बेस्ड ऑन यूनिट कॉस्ट. किसकी बेस पे फाइंड कर रहे हैं हम? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट कॉस्ट. कि जितनी भी यूनिट कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही होगी दैट वी आर गोइंग टू सी कि वो कितना ज्यादा सामने रख रहा है. सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर. अल्लाह हाफिज.